अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ पर मुकालमा रज़ी के साथ और हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, आलमी शोहरत याफ्ता माहिर मईशत हैं, मुहक्किक हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के साथ उनकी वाबस्तगी और बहुत से रिकॉर्ड कायम किए इन्होंने तहकीक के मैदान में। हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे दरमियान मौजूद और एक ऐसे मरहले पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जब हम तारीख के बदतरीन जो अदवार हैं पाकिस्तान की तारीख के, उनमें से किसी एक दौर से गुजर रहे हैं और वो दौर है पाकिस्तान की मईशत का एक ऐसा लम्हा कि जब हमें खुद मालूम नहीं कि हमारा अंजाम क्या होगा। डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं, उसके बाद IMF की शराइत आईं, उसके बाद डॉलर की परवाज़ शुरू हुई, डॉलर को खुला छोड़ दिया गया, फिर उसकी परवाज़ हम देख रहे हैं कि अब वो 300 तक जाने की तगोदौ में मसरूफ़ है डॉलर। और कहा जा रहा है कि डॉलर की ये परवाज़ भी उन शराइत का हिस्सा है जिन शराइत के तहत हमें कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बाद की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम शदीद मसाइल का शिकार हैं। जिनके पास सरमाया है, सरमायादार इस वक्त मज़े में हैं, उनकी चांदी हुई हुई है। लेकिन लोग बिजली का बहरान, पेट्रोल का महंगा, पेट्रोल भी मज़ीद महंगा होगा, बिजली का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है, अशिया ज़रूरत की कीमतों पर कंट्रोल नहीं। और डॉक्टर शहबाज साहब, क्या देख रहे हैं इस सूरत हाल को आप? जी बहुत शुक्रिया रईस साहब। सूरत-ए-हाल जैसे अभी आप बता रहे हैं, इतनी कोई अच्छी तो नहीं है। मैं नॉर्मली इतना मायूस नहीं होता जितने मर्ज़ी सख्त हालात हों। लेकिन जो सूरत-ए-हाल अब चल रही है, लोग जैसे रो रहे हैं, ख़ासकर गरीब तबका जो है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पुरउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ख़ासा परेशान हूँ। वजह ये है कि एकदम से जैसे डॉलर को सॉरी पाक रुपीज़ को डीवैल्यू किया गया, या आप ये कह लें कि वो जो हमने एक आर्टिफ़िशियल डॉलर को मैनेज किया हुआ था, वो उसको जो ख़त्म ही हो हमने गया। फ्री मार्केट में छोड़ा, तो वो 25 से 30 रुपए जो है वो कीमत बढ़ गई। एक ही दिन में रिकॉर्ड कायम हुआ। रिकॉर्ड। और ये कहते हैं कि जो पिछले जो 2 डिकेड्स हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस कदर रुपया जो है आपको उसको हिट किया गया है। और उसमें बड़ी मज़े की बात, अभी हम जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, कि कहने को तो हम कहते हैं कि डॉलर जो है वो 262 रुपए उसका रेट है ओपन मार्केट का, अब ऑफिशियल और ओपन आपने एक कर दिए। लेकिन कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि अगर आप डॉलर बेचने जाते हैं 270 पे डॉलर बिकता है, लेने जाते हैं 313 और 14। बट सवाल ये कि डॉलर है कहाँ पे? रेट तो हाँ, मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ से? तो चीज़ें बड़ी उस लिहाज से अनसर्टेन, लेकिन उसका एक जो पॉजिटिव थोड़ा-सा पॉइंट मैं देखता हूँ कि देखा जाए इससे, कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर थोड़ा-सा वो आपको कह लें कि बढ़ावा जो देखने में है, उसकी शायद वजह ये है कि चूँकि पहले डॉलर को जैसे आपसे मैंने कहा कि आपने आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था, तो अब जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा-सा जो ही आपने ऊपर मार्केट और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को आपने इक्वल किया है, या जो बीच का डिफरेंस को हमने खत्म किया है, तो इन्वेस्टर ये समझ रहा है कि अब वो जो आर्टिफिशियली इन्होंने मार्केट कंट्रोल किया हुआ था, अब मार्केट एक्चुअल सिचुएशन में आ गई है। तो उस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट जो है लेकिन वो इसमें एक चीज और भी हम देख रहे हैं ना, कि आपने जिस अंदाज में LC रोकी हुई है, फिर डॉलर को आपने काबू करने के लिए LC नहीं खुल रही कोई, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि बहुत से जहाज हैं जो लंगर अंदाज हैं, उन पर डैमरेज भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आज मैं पढ़ रहा था, वो भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन उसके साथ फिर अब एक और चीज है कि जब चीजें नहीं आएंगी तो आपको देखें कि अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें रुकावट आ रही है, और बहुत सी फैक्ट्रियां जो बंद होने जा रही हैं। और तो और कल मुझे मालूम हुआ कि गरीब आदमी दाल ही खाता था ना, तो आज खबर आई हुई है कि दाल जो है उसका भी 15 दिन का स्टॉक रह गया पाकिस्तान में। तो दाल भी खत्म हो जाएगी क्या? उसमें वो जो आप दाल देखें ना, साग था वो भी खत्म हो जाएगा? मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा पीछे लेके जाऊँ, जब ये हमारी साबका हुकूमत उन्होंने कहा जी हम IMF के पास नहीं जाएँगे, तो बेसिकली उन्होंने डिले कर दिया था। उनको शुरू में ही IMF के पास चले जाना चले चाहिए जाना था। चाहिए था। जब इनको इस गवर्नमेंट को लगा कि थोड़ा-सा इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो इनको मेरे ख्याल में चला जाना चाहिए था, क्योंकि ये महँगाई होनी थी और इन्होंने भी देर कर दी है। तो दोनों गवर्नमेंट जो है उसमें दो जो भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ऐसे तो कहते हैं मुनाज़रे करें, गलतियाँ वो सेम कर रहे हैं। सेम है, उसमें सेम है। ऐसा कोई नहीं कि आप देखें कि लो जी ये बंदा उससे कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी जो डेफिशिएंसी कंट्रोल करने की कोशिश करे, उनकी मिस्टेक्स जो है वो सेम है, और उसका अल्टीमेट जाहिर सी बात है खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने कहा जी सरमायादार उसकी चांदी हुई हुई है, और ये सिस्टम आपका जो है जो इसको एक कह लें कि मुआशी जो सरगर्मी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उससे अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। मसलन जो बंदा पहले जिसकी दाल तक एक्सेस थी, अब वो एक्सेस तो रहेगी लेकिन मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जैसे जाएगी। अब LCs की आप बात करें, अभी नुकसान आगे आएगा। वजह
कितने हजार कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं, सिर्फ एलसी जो हैं उसकी वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। उसमें दालें भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। जिस दिन एलसी खुलेगी या उसके अप्रूवल्स होंगे, वो कंटेनर्स को खोला जाएगा, तो आपको वहां कंटेनर्स के साथ जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी, वो वहां अशिया नहीं होगी कंटेनर के अंदर, वो सारी गल सड़ गई हैं, और वो जो नुकसान जो है वो कंटेनर के अंदर आपने बंद किया हुआ है, वो आने वाले दिनों में वो भी खुलेगा। तो जो आप बता रहे हैं स्टॉक, वो तो 15 दिन का रह गया है, तो जाहिर सी बात चीजें और जो आपकी अनसर्टन होती जाएंगी। तो इसमें मेरे ख्याल में अभी भी जो एक सेक्टर है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी भी हम जो है ना वो इडहाकिज्म के ऊपर चल रहे हैं। अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव जो है अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ नहीं हो रहा कि ठीक है, जो सिचुएशन ज़ाहिर सी बात मुश्किल थी, और मुश्किल सिचुएशन को कौमें ही बर्दाश्त करती हैं, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एजेंडा है। वो चीज आप देखें, वो अल्लाह की मर्जी वाला तो आ गया ना। देखिए जी, अल्लाह ताला तो करेंगे ना, वो तो मैं आपसे कहा, अल्लाह ताला नीचे आएंगे, वो डॉलर को कंट्रोल करेंगे, अल्लाह ताला नीचे आएंगे, रुपये को मजबूत करेंगे, अल्लाह ताला नीचे आएंगे, आपको जो है वो हाजमे का इसबगोल देंगे, और आप अकल की गोली अल्लाह ताला देंगे आपको। अल्लाह ताला नीचे आएंगे तो वो जनाब वाला आपके करंट अकाउंट के मसाइल हैं वो हल करेंगे। अल्लाह ताला नीचे आएंगे तो वो IMF से मुआहदा भी वही करेंगे। तो फिर आपके होने का फायदा क्या है? क्योंकि आपको भी तो अल्लाह ताला ने भेजा, जाओ जाकर दुनिया के जमीन के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करो। इसहाक डार साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी कि जी इसहाक डार साहब ने पहले भी मैनेज किया था, डॉलर को वो काबू करना जानते हैं, हमने सुना था, आपने भी सुना होगा। फिर इनके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानी दी गई। अब आप देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की भी हमने कल परसों बयानात सुने। उन्होंने कहा कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे, आप बतौर माहिर मईशत के, आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, इन दोनों की पॉलिसीज में बुनियादी क्या फर्क? देखिए, मुफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो ठीक जा रहे थे, उनमें जो तो एक छोटा सा इशू था, वो थोड़ा सा बहुत सारी सीरियस बातों को नॉन सीरियस अंदाज में कहा जाते थे, तो वो उस चीज ने बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया। जहां तक आप डार साहब की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैं इसको डार इकोनॉमिक्स कहता हूं। आई थिंक इट इज फेल्ड नाउ। तो अगर आपने उन्हीं पॉलिसीज को चलाना जो मुफ्ता इस्माइल साहब चला रहे थे, तो फिर इनको रिप्लेस करने का फायदा क्या हुआ? तो यहां भी इस गवर्नमेंट ने एक मिस्टेक की, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे सिमिलर पिछली गवर्नमेंट मिस्टेक करती आ रही, तो ये भी इनकी एक बिग मिस्टेक है। पहले बात ये होती थी कि चूंकि चीजें इनके कंट्रोल में थी, तो आप डार साहब फोन करते कि भाई साहब क्या चाहते हैं, तो लोग जो थोड़ा चीजों को सीरियस ले लेते थे। अब नेटवर्क के अंदर चीजें इनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, अब वो फोन करना जो वो बेकार हो गया, तो उस वजह से सारी सिचुएशन जो है, जो एक्चुअल आपकी इकोनॉमी की वो हालत थी, वो आपके सामने आ गई। इस वजह से डार साहब फेल हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो तो हम ये वाली हालात तो देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि रियल इस्टेट का बिजनेस जो है, उसमें भी तो प्रॉब्लम्स आए, उस अंदाज में नहीं रहा। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने फाइलें खरीद कर कारोबार करते थे, हमने DHA में देखा और बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा कि वो जो फाइलों का लेन देन था, उसमें जब टैक्सेस आए और बहुत सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन आई, उसमें भी तो रुकावट पैदा हो गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर रुकावट है। अच्छा, वो चीजें चल रही हैं आपकी। देखें, इकोनॉमी जो है, और सबसे बड़ी बात आपकी जो शेडो इकोनॉमी है, मोर देन 30% आपका वो, बल्कि अब तो इससे भी ज्यादा बताते हैं चीजें चल रही हैं। तो वो जो आप सेल परचेज की कर रहे हैं फाइल्स की, वो मेरे अंडर द कवर चीजें चल रही हैं। अब इतनी ज्यादा चीजें ओपन नहीं है। मुझे बताएं, कहीं हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मकान बनना बंद हो गए? नहीं। कहीं हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लाट की सेल परचेज बंद हो गई है? नहीं। कहीं हाउसिंग सोसाइटी बनना बंद हो गई है? नहीं। आप कैसे कहते हैं कारोबार जो है वो मतलब फाइल्स का वो माठा पड़ गया है? वो चीजें चल रही हैं आपकी। सिर्फ ये है कि वो जो गवर्नमेंट के लेंस है ना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, वो शायद वहां थोड़ा कह सकते हैं अंधेरा सा छा गया है, या छा गया है, या वो इग्नोर कर रहे हैं, या अंधेरा वो कहते हैं उसको डाला गया है। वो सिर्फ ये चीज है और कुछ नहीं उसके अंदर। अच्छा, आप ऑप्टिमिस्टिक आपकी राय होती है। यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमने हमेशा पाकिस्तान को डिपेंडेंट देखा। हम 75 साल के इस दौर में हमने हर मर्तबा देखा कि जी अच्छे दौर की तलाश में हम खड़े हैं, अच्छा दौर है, अच्छा दौर आएगा। पाकिस्तान हमेशा से आलमी मालियाती इदारों, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, कभी किसी और का पाकिस्तान दस्ते नगर रहा। तो हमें कोई ऐसा इम्कान है कि हमें इन इदारों के चुंगल से निजात के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हर अदारे को जो आईनी किरदार है उसका उसमें रहना चाहिए, और किरदार अदा भी करना चाहिए। मुल्क की तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये देखें, कौमों के ऊपर इस तरह के हालात आते हैं, और कौमें जो हैं वो क्राइसिस से बाहर भी निकलती हैं, और बाहर निकलने का एक ही वाह तरीका है कि आपकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। और अभी जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी तक उसका कोई अनाउंसमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुंह से नहीं सुन रहा। खाली अब आप ये मतलब पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं जट जफा, तो बेसिकली 75 साल से जो मुल्क हम चला रहे हैं वो जट जफे से चला रहे हैं, जिसको आम पढ़ी लिखी ज़बान में इडहाकिज्म कहते हैं हम।
तो वही चीजें, ठीक है, जंग लगी, डॉलर आ गया, फलां जगह अपना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन ले तो डॉलर आ गया। आपके मुल्क का जो पोटेंशियल था, जो एग्रीकल्चर, बड़े फख्र से हम कहते हैं हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, मुझे नहीं पता किस किस्म की ज़रात हम प्रोड्यूस करें, उस पॉलिसी के ऊपर तवज्जो नहीं दी आपने जनाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर तवज्जो नहीं दी। पूरी दुनिया IT सेक्टर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। आप क्या कर रहे हैं? हमारा नौजवान जो है उसके हाथ में अभी भी पाना है, हमारा नौजवान आज भी सड़क पर भीख मांग रहा है। आप पड़ोसी मुल्क के बारे में देखें, वहां पिछले साल जो है वो मोर देन 100 बिलियन US डॉलर्स की उनकी IT एक्सपोर्ट्स थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं 2023 के अंदर हम 3 अरब डॉलर कमाएंगे। आप पड़ोसी मुल्क देख लें और आप अपना विजन देख लें, तो बेसिकली जो कमी है वो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक पॉलिसी की कमी है, और तो कुछ नहीं है। ये आज भी अगर सही तरीके से सारे इकट्ठे होके, बल्कि मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला नीचे आए, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठा कर एक मेज पे बिठाएं और अल्लाह ताला ही एक पॉलिसी दे दें कि भाई बड़ी मेहरबानी, इसके ऊपर अमल दरामद कर लो, तो फिर भी मैं समझता हूं कि 2-4 साल मुल्क जो क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। लेकिन बात यह है कि आप शुरू कब करेंगे? और हमारे जो गैर तरक्याती खराजात हैं, हाँ, एक चीज़ तो क्वेश्चन आता है ना कि हमारे यहाँ कहीं से हमने यही नहीं सुना कि किसी ने अपने खराजात कम करने की बात की हो। खा वो कैबिनेट्स हैं, खा वो तनख्वाहें हैं, खा वो जजेस हैं, खा उनकी सिक्योरिटी है। आप स्क्वाड चलते देख रहे हैं, हर एक के साथ कोई सिक्योरिटी का स्क्वाड चल रहा है। ये कैसा एक तर्ज ये सर वो हमें उस बात से बाहर निकलना पड़ेगा कि आपकी रियासत मदीना कुछ और है, मेरे लिए रियासत मदीना कुछ और, तो हमें उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मलेशिया, उनकी लोकल मेड गाड़ी थी, वो बाकी जो उनकी कह लें जो इंटरनेशनल फर्म्स या इंटरनेशनल कंपनी जो गाड़ियां बना रही थी, उसके नज़दीक वो वीक गाड़ी थी। तो महातिर मोहम्मद साहब ने क्या किया कि आपने जो लोकल मेड मलेशियन मेड गाड़ी थी, उसको वीकेंड के ऊपर वो गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। अब कहने को तो बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन उसका मकसद है कि लोग देखेंगे, लोग ये सोचेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी लोकल मेड गाड़ी के ऊपर सफर कर सकता है, तो हम भी इस तरफ जाएंगे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिस तक साइकिल पे आ जाएं, देखिएगा पूरा पाकिस्तान जो उनको इस चीज की वो एक अप्रिशिएट भी करेगा और पूरा पाकिस्तान निकाली भी करेगा। लेकिन जब हमने खुद ही एग्जांपल सेट नहीं करनी, हम खुद ही पसंद करते हैं कि प्रोटोकॉल्स भी हों, नॉन एक्सपेंडिचर जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लोगों को तो आप कहते हैं कम करें, वो पहले आपको भी तो कम करने पड़ेंगे ना। तो वो जब तक आप खुद इनिशिएट नहीं करेंगे, लोग कैसे फॉलो करेंगे आपको? अच्छा, मैंने सुना है कि गंदम की पैदावार इस मर्तबा बेहतर हो रही है, लेकिन कपास आपकी की बात जो काट रहा हूं, ये पिछले साल भी यही कहा गया था। वो तो खैर फिर एक और आफत आ गई, या जैसे भी हुआ, सैलाब आ गया, वो उससे मुतासर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कपास की पैदावार जो है उसकी शरह बहुत कम रही है इस मर्तबा, उसमें कमी आई है। और मेरा ख्याल है 33% के करीब कमी जो मैंने आज देखा है कि ये कपास की पैदावार में आई है। इसके इसके इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी बूस्ट कर रही थी, पिछले टेन्योर में हम देख रहे थे कि उसने बड़ा बूस्ट किया था। अब वहाँ क्या सिचुएशन देखिए, वो अगर एक चीज की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है, तो कहाँ से आपकी जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, लाइक जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, वो कहाँ बूस्ट करेगी? एक बुनियादी रुकन है ना, जब हम कपड़े की प्रोडक्शन की बात करें, कपास जो है, तो उसकी जब सप्लाई नहीं है, बाहर से अगर उसकी सप्लाई होती है तो वो तो महंगी होगी, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा कपड़े के, तो कपड़ा कल मार्केट के अंदर जब फिनिश गुड के तौर पर वापस आएगा या मार्केट में आएगा, तो वो महंगा ही मिलेगा आपको। मैं इसमें आपको देखें, यहाँ एक बड़ा अच्छा रोल है आपका रिसर्च का, प्लानिंग का और आपकी जो फोरकास्टिंग उसका। मैंने फ्रांस में घर लिया 2017 में, तो मैं जब वहां बैठा तो पटवारी साहब मुझे कहते हैं कि वैसे तो वो उसको नोटरी कहते हैं, तो पटवारी साहब मुझे ये कहते हैं, जी तेरे घर पे ना जहां तू रह रहा है वहां सैलाब आएगा। तो मैं हैरान, मैं कही सैलाब आएगा तो मुझे क्या जरूरत है घर लेने की? कहता 70-80 साल से पहले नहीं आएगा। अच्छा। ये 2016 की बात बता रहा हूं कि 70-80 साल से पहले घर नहीं आएगा, और वैसे भी तेरा घर जो है वो 11वीं मंजिल पे है, अगर सैलाब आ भी गया तो 11वीं मंजिल तक पानी पहुंचेगा नहीं। मुझे बताएं कहां है प्लानर आपके, कहाँ है जो फोरकास्टिंग टीम है? 70-80 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो आप तो एक जरी मुल्क हैं, आप नेचुरल जो आपके क्लाइमेटीज या क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपने ये फोरकास्ट नहीं किया था, आपने ये प्रोडिक्ट नहीं किया था, एस्टिमेट नहीं किया था कि 2022 के अंदर ये सैलाब यहाँ पे आने हैं, 2023 में सैलाब आएंगे, तो हम उसकी कोई प्रोटेक्शन मेजर जो है वो इस्तेमाल करें या उसका हम ख्याल करें। तो खाली ये कहने लो जी गंदम की पैदावार जैसे मैंने कहा पिछले साल भी ज्यादा हुई थी, उसका आउटपुट क्या हुआ? इस साल भी ज्यादा होगी, इसका आउटकम क्या होगा? अगर पाकिस्तान में जो नान है वो 30 से 65 रुपए में मिलेगा, रोटी 25 से 50 में मिलेगी, तो आपकी एस्टिमेशन का, आपकी गंदम की प्रोडक्शन का ज्यादा होने का फायदा क्या है? नाज़रीन इकराम, हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे के बाद दोबारा हम डॉक्टर शहबाज साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3
4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फोकियत है कि इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिर हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। जी वेलकम बैक नाजरीन, मुकालमा रज़ी के साथ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, नामवर माहिर मईशत हैं, नामवर मुहक्किक हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, उनके साथ गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन पर। और डॉक्टर साहब, एक कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, लेकिन हमारे यहाँ जो अक़वाम की तकदीर है वो चंद ऐसे अफराद के हाथ में है जो हुक्मरान हैं और जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, मुख्तलिफ ज़राए से मईशत पर कब्ज़ा किया हुआ है। आप रियल इस्टेट के बिज़नेस में चले जाएं, आप देख लें कि बहुत से जौन से हमारे नामवर सियासतदान हैं वो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। वही लोग बाद में सियासत में आ जाते हैं। इसी तरह आप जब पोल्ट्री की फीड में देखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में देखते हैं, उसमें भी आपको नाम नज़र आ रहा होता है, शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा होता है। शुगर के सेक्टर में आप देखते हैं तो जहांगीर तरीन का और बाकी लोगों का और मखदूम अहमद महमूद एंड कंपनी और सारे इन लोगों का, और उसके साथ साथ फिर इनका शरीफ बरादरान का नाम भी आ रहा होता है। इसी तरह लोहे की सनत में जब हम देखते हैं, आपको याद है इत्तेफाक फाउंड्री से काम शुरू हुआ था और उस वक्त कहते थे कि जी नवाज शरीफ लोहा खा गए। तो ये जब चंद सियासतदान और चंद लोग, और इसी तरह जर्नैल भी और जजेस भी, सब किसी न किसी कारोबार के साथ मुंसलिक हैं और उसके मुताबिक फैसले हो रहे होते हैं। इसमें अवाम के साथ फिर क्या होता है इसके नतीजे में? बड़ा सख्त सवाल पूछ लिया आपने, मुझे बड़ा मुहतात होना पड़ेगा इसका जवाब देने में। देखें, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि चीजें इडहाक के ऊपर चलती रही हैं और अपने जाती मुफाद के लिए चलती रही हैं, और उसका नुकसान ये हुआ कि आज हम उस वर्ज के ऊपर आ गए जहां पे हमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने इन वाकया से अभी भी कुछ सबक सीखा है? 71 हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपको पता ही है, और अभी हम जिन हालात में खड़े हैं, जिस वर्ज पे खड़े हैं, अभी भी हम सबक सीख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हम अभी भी सबक नहीं सीख रहे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, केक होगा तो पहले केक बनाना पड़ेगा, केक होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल सही। और जब केक ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? तो सिंपली इस बात को मैं यूं कहता हूं, मुल्क होगा, आपकी हुक्मरानी होगी तो आप चीजों को लेकर चलेंगे। जब मुल्क ही नहीं रहेगा फिर क्या करेंगे आप? तो जाती मुफाद से हटके हमें कौमी मुफाद की तरफ आना चाहिए, और उस कौमी मुफाद के अंदर जो आम आदमी है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा जी दाल जो 15 दिन का स्टॉक रह गया है, तो वो भी गरीब की पहुंच से वैसे ही बाहर है। गोश्त या चिकन की तो बात ही छोड़ दें आप। और आपने क्या किया कि इन पीछे 4-5 सालों में जो मिडिल क्लास थी वो खत्म कर दिया आपने, खत्म हो गई। लोअर मिडिल क्लास भी खत्म हो गई। अब आप जो अपर मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बना रहे हैं। जो पोर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में तो बिल्कुल बात करना ही बेकार है। वजह यह है कि जब तक आप वैसे तो कहते हैं कि ठीक है जी, अब जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी वो अवाम मेहनत करेंगे, भी अवाम तो मेहनत करेंगे ही, आप क्या करेंगे? अभी आपने बड़ा सीधा कह दिया कि जी वो पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के पास है। तो इतना जब इत्तेकाद है आपको, तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो थिंक अबाउट योर पीपल। फिर वो बात क्यों नहीं मारते? तो फिर मेरा क्लेम ठीक है ना कि मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम कहीं फेल हो जाते हैं वो सारा किस्मत पर डाल दो और सारा अल्लाह ताला के ऊपर डाल दो। और जिस दिन इसमें मैं समझता हूं कि हम लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, शायद हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि हम जहां जहां हमारे कंट्रीब्यूशन की बात होती है, ये $10,000 अरब जो है ये मार्केट से कैसे गायब हो गया, कैसे ये जखीरा हो गया घरों के अंदर?
जरूरत है ना मुल्क को, तो हमें उस चीज का साथ देना चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने 225 पे बेचा और दूसरे दिन 250 पे बिक गया, जो 225 वाले उसने गोली खा ली कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो हमें थोड़ा सा देखें, जब मुल्क होगा तो ये कारोबार भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो इस वक्त मैं समझता हूं क्रिटिकल सिचुएशन का मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है और पूरे लोगों की जरूरत है। तो हमें अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तभी जाके चीजें मेरे ख्याल में ठीक होंगी। लेकिन बदकिस्मती तो ये है ना कि हमारे यहाँ अवाम भी एक भेड़ चाल का शिकार होते हैं ना, और उन्हें पता भी होता है कि हमारा इस्तेहसाल करने वाले कौन हैं, हमारा हक खाने वाले कौन हैं, लेकिन वो उन्हें मजबूर कर दिया जाता है किसी बयानिए के नतीजे में, किसी उसके नतीजे में। और जिस तरह आप देखते हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही होती है, अब वो इलेक्टेबल्स हर पार्टी की ज़रूरत होते हैं। अब उसमें वही लोग होते हैं जो लुटेरे होते हैं, वही लोग होते हैं जो इस्तेहसाल करने वाले होते हैं। जब वो इलेक्टेबल्स आते हैं, अवाम भी तो आंखें बंद करके फिर इलेक्टेबल्स के साथ हो जाते हैं। देखें, कहते हैं कि शऊर तब आता है या इंसान में सोचने की जो सकत है या सोचने की जो कह लें उसको सलाहियत, वो तब आती है जब इंसान एजुकेट होता है। तो हमने क्या जुल्म किया कि हमने कौम को एजुकेट ही नहीं किया। यकीन करें, मैं घूमता फिरता हूं बाहर, मुझे ये तक सोच के शर्म आती है, हमें खाने की मेज पे बैठ के खाना कैसे खाना है हमें वो नहीं पता। खाने की टेबल के हमने जो स्पून है वो कैसे पकड़ना है हमें वो नहीं पता। तो हमें तो बेसिक से मैं समझता हूं कि हमें पूरी कौम को टीच करने की जरूरत है। और उन्होंने क्या सोचा कि क्योंकि इनको कौम को एजुकेट करेंगे, ये सोचेगी, ये बात करेगी, हमसे अपने राइट मांगेगी, तो बेहतर इनको एजुकेशन ही ना दो। तो उसमें फिर आसान हो जाता है ना, एक छोटा सा बयानिया दो जी, मैं आपका साईं बस हाथ मिला लें, तो 6 महीने में लोगों को बताता हूं कि साईं ने मेरे साथ हाथ मिलाया था। तो उसी 6 महीने हम उसी चक्कर में रहते हैं, सोचते नहीं कि साईं जो है वो 6 महीने बाद या 5 सालों बाद आपसे हाथ क्यों मिलाता है, उसके दरमियान में क्यों नहीं साईं आपके पास आता। तो वजह यह है उसमें, चूंकि आपने कौम को एजुकेट नहीं किया, तो इसलिए बाकी सारे इलेक्टेबल्स की जैसे हमने बात की है, इन लोगों को आसान है कौम को हाँकना। वजह, अब अनएजुकेटेड जो बंदा होता है उसको मेरे ख्याल में उसके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो एजुकेटेड आदमी जो है वो आपसे आर्ग्यू करता है, अपने राइट्स की बात करता है। तो उन्होंने जो कह लें कि आप कह लें कि भेड़ चाल में लोग लगे हुए हैं, वो सोचने की ताकत ही खत्म कर दी ना, सोचने की ताकत खत्म कर दी। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें कोई अगर कहें, मिसाल के तौर पर 2-4 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है पाकिस्तान में। आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, तो पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर को जिस बुरी तरह नजरअंदाज किया गया और अब भी किया जा रहा है, और जिस तरह हमारे यहाँ घोस्ट स्कूल्स मौजूद हैं और वो ताकतवर लोगों ने बहाने बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स का जो सिलसिला है, हमारे यहाँ सेहत के मामलात जो हैं, ये सारा कुछ जो है ये अवाम को तो इसी चक्कर में हमने डाले रखा ना कि अदविया महंगी हो गई, मुफ्त इलाज नहीं दस्तयाब। अगर कोई कार्ड बने भी हुए हैं कुछ लोगों के, जिन पर अमल भी हो रहा है, सेहत कार्ड को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारी जगहों पर फिर उसमें भी करप्शन आ गई। खास हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ उनकी वाबस्तगी है। इस सारे अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। इस पूरे अमल के दौरान मैं समझता हूँ कि आप प्रोटोकॉल खत्म कर दें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप ये कहते हैं जी मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, ही इज सुपीरियर, और मैं अपने बच्चे को सुपीरियर देखना चाह रहा हूँ। अब मैं टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं इसी सिस्टम से पढ़ के आगे आया हूँ। और मेरे साथ मेरे कोलीग जो हैं बड़े बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, उनका इंग्लिश का एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। बट बात ये है कि रियल टर्म में जो एक रियल सोच है वो आपको आपका सिस्टम ही देगा। तो प्रोटोकॉल से मुराद ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कराची में था तो मैं 2 घरों में ट्यूशन पढ़ाता था। तो हुआ ये, को बच्चों की माएँ कहीं इकट्ठी, तो उन्होंने कहा जी वो मेरे बच्चों के टीचर जो वो 4000 लेते हैं ट्यूशन फीस का। दूसरे कहा जी मेरे बच्चे के जो टीचर हैं वो 7000 लेते हैं। तो ये चीजें अब कब हम खत्म करेंगे? सोच है ना एक आपकी। तो जो प्रोटोकॉल की बात आपसे मैं कर रहा हूं वो यही है। और दूसरी बात देखें, जो लोग जैसे अभी अपने बात की जो पॉलिसी वो इस तरह की बना लेते हैं, आपका जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है उसको आप यूनिक या सिमिलर क्यों नहीं कर देते? वो नहीं कर रहे हम लोग। तो उसमें आपके जो पब्लिक स्कूल्स हैं या आपके जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, उनके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी लेके आए कि लोग जो प्राइवेट सिस्टम की तरफ जाए ना, तो हम उधर भी तो काम नहीं कर रहे। और जहां के गोश्त स्कूलों की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये गोश्त स्कूल कौन चला रहा है? गवर्नमेंट जो है या रियासत जो है, वो रेट तो रियासत ने अपनी लागू करनी है। अब जब रियासत ही खामोश है तो उसमें मुझे बता बाकी किसी का क्या कसूर है? तो मैं अभी सुबह मेरी बात डॉक्टर अजरा बतूल साहब है हमारी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं बात हुई, मैं कहा जी देखें, घसा है, पिटा है या
बड़ा गंदा है मेरा सिस्टम एजुकेशन, लेकिन फिर भी मेरा ये सिस्टम जो है ग्रेजुएट्स बड़े अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड। हाँ, हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड है स्किल्स की, हमें अपने यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट करना चाहिए, ग्रेजुएट्स जो है उनको ट्रेन करें वैसे, ताकि ये जब से आपने कहा हमारी यूथ मोर देन 60% पोर्शन है पॉपुलेशन के अंदर, उस यूथ का कुछ हम इस्तेमाल भी तो करें। लेकिन आपने क्या किया, आपने यूथ को लगा दिया टिकटॉक के ऊपर, आपने यूथ को लगा दिया बाकी जो सोशल मीडिया के अंदर जो डर्टी अपना प्रैक्टिस उसमें लगा दिया, तो यूथ को तो अपने हाथों से अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब कल को यही देखें, जब पॉपुलेशन डिविडेंड ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन आपके लिए एसेट बन सकती है जब पॉपुलेशन को आप सही दिशा में लेके या सही डायरेक्शन में लेके जाएं और उसका इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं करेंगे तो यही पॉपुलेशन आपके लिए बम बन जाएगी। मुझे ये बताइए, अभी जो सिचुएशन चल रही है, क्या पॉपुलेशन से वाकई जो यूथ पॉपुलेशन उससे वाकई वो आप फायदा ले रहे हैं जो लेना चाहिए था? नहीं ले रहे, और उसका नुकसान क्या हो रहा है? वो डिस्ट्रॉय हो रहा है आपका एसेट, और वो बम बन रहा है। आने वाले सालों में देखिएगा कि जितना इखलाकी तौर पे आपने उनको तबाह कर दिया है, उस डिस्ट्रक्शन को संभालने के लिए 20 से 30 साल लग जाएंगे हमारे। और हम पॉपुलेशन प्लानिंग भी हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, दूर दूर तक नहीं है। पॉपुलेशन दूर की बात मुझे बताएं, प्लानिंग नहीं आप है। मुझे बताएं, आपकी अर्बन प्लानिंग है, आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो आपकी तो प्लानिंग कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो वो बात वहीं पे खत्म होगी जब तक वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाएंगे, स्टेक होल्डर इकट्ठा नहीं करेंगे एक टेबल के ऊपर और बैठ के इकट्ठे होकर नहीं सोचेंगे, चीजें आपकी ऐसे ही रहेंगी। IMF की जानिब से जो पाकिस्तान पर शराइत आयद की गई, जिन्हें हम पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और आवाम को ज़िबा किया जा रहा है, क्या इसके बाद बाकी हमारे लिए इमदाद के दरवाजे खुल जाएंगे? क्योंकि हमें देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से तमाम तर वादों के बावजूद अब तक पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिली, जिसकी वजह से हमें बहुत जिस पे हम तकिया करते हैं कि जी हमें सऊदी अरब से इमदाद मिल जाएगी। इसी तरह और कुछ वादे हुए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो वादे जो हैं वो सारे IMF की इमदाद के साथ? मेरे ख्याल में अब जो जिन कंट्री से आपको इमदाद मिलती थी, फॉर एग्जांपल सऊदीया जो है, तो ये 2005 की बात है। उस वक्त के जो शाह थे या सदर कह लें सऊदीया के, शेख कह लें या जो भी उनके बादशाह, उन्होंने कहा था देखें हमने पाकिस्तान को फलते फूलते देखा, तो जो हम कदर करते हैं पाकिस्तान की हमारी नई नस्ल नहीं करती। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जितना हो सके आप अपने पांव पे खड़ा हो जाएं, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है वो पाकिस्तान को उस नजर से या उस तरह से नहीं देख रही जैसे हम उसकी इज्जत करते हैं। तो देखिए उसके जो वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया भाई हम अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो ये हमारे पास आते हैं कि हमें अमदाद दें। हम अमदाद देंगे लेकिन उसको हम लिंक करेंगे कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपने सेक्टर के अंदर या अपने मुल्क के अंदर लेके आए। तो अब आपको अमदाद जो चाइना भी यही कहता है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। चाइना कहता है हमें देखो, जब तक आपकी मुआशियत जो है वो मजबूत नहीं होगी आप अपने इश्यूज को कैसे हल करेंगे। और हम उल्टा चल रहे हैं, और ये मेरे उस क्लेम को जो है ना वो आप बड़ा कह लें कि सेकंड कर रहे हैं कि मैं जैसे कहता हूं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स काम ही नहीं करती। तो जब आपको पता है कि हमारा, क्योंकि अब जो है एक वक्त था जो चीजें आपकी ठीक है पॉलिसी बेस होती थी, या आप जंगें आप हाथ से लड़ते थे, फिर तलवारें आ गई, फिर राइफल्स आ गई, फिर टैंक आ गए, फिर जनाब फजाइया आपकी आ गई। अब तो इकोनॉमिक वार है और वो शुरू होती है ट्रेड से। अब हर मुल्क जो ट्रेड की तरफ जा रहा है। हम अपने जो रीजन के ममालिक, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ अमन से उनको भी कहें हम भी करें, तो ट्रेड क्यों नहीं करते? हमें ऐसी कौन सी हमारी हमें कंपैरेटिव एडवांटेज, इसके नतीजे में गैर तरक्याती अखराजात वो कम करे, वो क्यों नहीं करते? ठीक है, आप मतलब जब 70 आपके मुआवनीन हैं वो क्या काम करते हैं? क्या आपको जरूरत है? तो यही अब IMF भी तो यही कह रहा है। और ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो घर जिसके अंदर अखराजात ज्यादा आमदन कम हो वो तरक्की नहीं करता। आप IMF को पैसे भी दे रहे हैं और उनको आप ये भी करें कि हमें मशवरा दें, फिर वो उसने अमल दरामद भी करवाना है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के अंदर आपने ऐसे हाथ कर दिए हैं IMF के साथ, अब वो कहते हैं जी पहले आप इस्लाहात करें तो फिर जो है हम सोचेंगे आपके बारे में। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा। और होप है कोई इसमें? देखिए जी, वो उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। आपके साथ गुफ्तगू हुई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मुकालमा रज़ी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। तहकीक के हवाले से और तालीम के हवाले से एक पाकिस्तान का ऐसा सपूत जिसे दुनिया भर में एजाज़ात मिले, जो दुनिया भर में इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। हमारी खुशबख्ती कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया और आपको यकीनन हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस चैनल को देखते रहिए। अपने मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। दोबारा मिलेंगे नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़।